हाँ जी बच्चों, तो हमारा चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज उसका लेक्चर नंबर 2 है, तो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर कल मैंने आपको बेसिक बता दिया था, थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है भाई, तो कल हमने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखी थी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। अगर आपने ये फॉर्मेट याद रख लिया तो 99% आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जाएगा। तो दोबारा मेरे साथ एक बार फॉर्मेट देखो। सबसे पहले हमें लिखना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके अंदर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो आपको ना जो चीज जहां की है फॉर्मेट में उसे उसी जगह पे रखना है। आज मैं आपको क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा कि आपको फॉर्मेट भी याद हो जाएगा और आपको ये भी याद हो जाए कौन सी चीज कौन सी आइटम के अंदर है। अब देखो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए 4 चीजें प्लस होती है, तो ये आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। कौन सी है वो 4 चीजें, तो आप लोग बोलना मेरे साथ साथ। सबसे पहले आता है डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग पीएल एंड क्लोजिंग पीएल। मतलब पिछले साल अगर प्रॉफिट 1 लाख था, इस साल प्रॉफिट 1.5 लाख हो गया, तो 50,000 रुपए प्रॉफिट यहाँ पर है। और 4 चीजें प्लस होती है। एड में ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से ईयर का, करंट ईयर, प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड और रिफंड ऑफ टैक्स माइनस हो जाता है। ठीक है भाई, हाँ जी। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, देखो इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है ऐसे मान लो कि अभी हमारा ईयर एंड नहीं हुआ और हम अपने शेयर होल्डर को एक बीच में ही थोड़ा जो हमने प्रॉफिट कमाया उसका डिविडेंड देना चाहते हैं, तो उसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, ये पूरा साल खत्म होने के बाद दिया जाता है प्रपोज डिविडेंड, इसे फाइनल डिविडेंड भी बोलते हैं। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि अभी ईयर एंड नहीं हुआ, ना मैंने प्रॉफिट कमाया पूरे साल का, क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे मैंने प्रॉफिट निकाला और वो प्रॉफिट काफी अच्छा है, तो डायरेक्टर्स जो है वो शेयर होल्डर को इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हैं कि बीच में एक तोहफा दे दिया शेयर होल्डर को। ठीक है, इससे कंपनी की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो इंटरिम डिविडेंड पेड और रिफंड ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा, माइनस। तो इससे हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है इन 5 चीजों से। तो आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन के अंदर ये 5 चीजें आई तो ये इसी जगह पे ऐड होगी, क्योंकि बाकी चीजें भी ऐड हो रही है पर वो जिस हेडिंग के अंदर है वो उसी हेडिंग के अंदर याद ऐड होगी। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे, वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ रखेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग आएगी एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, और इसमें क्या चीजें ऐड होनी है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड होने, तो वो इसी हेडिंग के अंदर ऐड होंगे। आई बात समझ में? तो वो हेडिंग्स आपको याद रखनी है। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो आपको 99% क्वेश्चंस के अंदर पता है क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, गुडविल या इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट पेड मिल सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट मिल सकता है, किसी क्वेश्चन के अंदर मिल सकता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे ना उसके अंदर हमें ये भी मिलेगा क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी हो सकता है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी हो सकता है। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आता यहाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आता है, उसे वहां याद। फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ, ये शायद ही किसी क्वेश्चन के अंदर मिले। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ भी शायद ही किसी क्वेश्चन के अंदर मिले। शेयर इश्यू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ भी शायद ही किसी क्वेश्चन के अंदर मिले। इनकम्स क्या होगी, माइनस, तो इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड रिसीव्ड क्या हो जाएगा, माइनस। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट क्या हो जाएगा, माइनस। और रीट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन भी क्या हो जाएगा, माइनस। अगर मेरा प्रोविजन बढ़ रहा है, देखो ये क्रिएशन ऑफ प्रोविजन है, प्रोविजन 10,000 से 12,000 हो गया, कितना बढ़ा, तो वो क्रिएशन ऑफ प्रोविजन है, वो एक्सपेंस है, तो वो क्या होगा, ऐड। और अगर मेरा प्रोविजन पहले 7 था, अब प्रोविजन 3 हो गया, तो कितना कम हुआ, तो वो 4,000 इनकम है, तो वो क्या हो जाएगी, माइनस। तो इन्हें एडलेस करके आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है भाई,
उसके बाद ये आता है, ऐड होगा डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, और लेस होगा इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ठीक है भाई। फिर लास्ट में माइनस होते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का यहां पर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और कुछ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को इग्नोर करना, उनका इंक्रीज डिक्रीज यहां पर नहीं लेना। देखो यहां पर हम करंट एसेट का इंक्रीज और डिक्रीज लेते हैं, पर कुछ करंट एसेट करंट लाइबिलिटी अभी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, उसे हम क्या करेंगे? टोटली इग्नोर। ठीक है। कौन कौन सी करंट एसेट है? चेक, ड्राफ्ट, कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये करंट एसेट टोटली क्या होगी? इग्नोर। करंट लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन भी क्या होंगे? इग्नोर। अब आप क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर रहे हैं अपनी बुक की, आ जाओ पेज नंबर 6.24 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखो भाई, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और देखेंगे हमें क्या क्या डिटेल क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है चार्ल्स मेड अ प्रॉफिट 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। आपको पता है डेप्रिसिएशन वापस क्या हो जाता है? प्लस। फिर है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अच्छा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व किसका पार्ट था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो अब हमें क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की दो चीजें दे दी, एक तो नेट प्रॉफिट और एक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाना चाहिए। आगे भी पढ़ लेते हैं क्या क्या है। गुडविल रिटर्न ऑफ है, ये भी लिखवाया था आपको, ये भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी इनकम है, ये क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। उसके बाद है द अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब नीचे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज है। तो अब हम सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें हमारे पास एक तो दे रखा है नेट प्रॉफिट, और हम ऐड कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है भाई। अब हम इसके बाद फॉर्मेट बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी आप सिर्फ एक लाइन बना के भी कर सकते हो, क्योंकि अभी हम पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं। तो यहां पर जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसे आप यहां पर रख दोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप अगली हेडिंग डालोगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स लेंगे। उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ 3 चीजें, एक थी डेप्रीसिएशन, तो हम डेप्रीसिएशन ले लेंगे, उसे ऐड करेंगे। डेप्रीसिएशन के बाद हमारे पास था गुडविल रिटर्न ऑफ, तो वो गुडविल रिटर्न ऑफ भी क्या हो जाएगा? ऐड। और एक इनकम थी गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ये माइनस होगी, तो इसे ब्रैकेट में लिखो। तो यहां पर ऐड लेस करने के बाद आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज करंट एसेट एंड इंक्रीज करंट लाइबिलिटी, और 2-3 लाइनें छोड़ के हम लिख देंगे लेस इंक्रीज करंट एसेट एंड डिक्रीज करंट लाइबिलिटी। ठीक है भाई। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली करंट एसेट इंक्रीज और डिक्रीज दे रखा है। अब देखो सबसे पहले लिखा है ट्रेड रिसीवेबल शो अ इंक्रीज। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होती है? करंट एसेट। तो करंट एसेट है तो यहां पर आ जाएगा इंक्रीज हो रही है, ट्रेड रिसीवेबल 6000 रुपीज माइनस हो जाएगा आपका। फिर है ट्रेड पेबल इंक्रीज। ट्रेड पेबल इज करंट लाइबिलिटी, तो वो यहां पर आएगा ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी है,
तो वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो 10,000 रुपीज प्लस होगा। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। अब प्रीपेड एक्सपेंस हमारी करंट एसेट होती है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी यहां पर आएगा माइनस में। प्रीपेड एक्सपेंस 200 रुपीज, तो ये भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, ये भी डिक्रीज हो रही है, तो ये भी माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2000 रुपीज, ये भी माइनस। अब इनकी फिगर रख देते हैं, फिगर रखो आप अपने आप और निकाल लो आंसर। तो नेट प्रॉफिट है हमारे पास 1 लाख रुपीज, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज 30,000, तो 1,30,000। अब 1,30,000 रुपीज आप यहां पे रख दोगे। डेप्रीसिएशन इज 20,000 एंड गुडविल रिटर्न ऑफ इज 7,000 एंड 3,000 इज गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। तो इन्हें एडलेस करके आएगा हमारे पास 1,54,000। अब इसमें 10,000 रुपीज ऐड होगा, तो 1,64,000 माइनस ये करेंगे, तो प्लस माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा 155,800। तो ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया। देखो भाई, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 6.112 है, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक डीके गोयल। तो बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, आप लोग भी अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर रीड करो। देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। अब देखो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है और आगे 2 ईयर दे रखे हैं, ठीक है भाई। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमें साल सीधे दे रखे हैं, 31 मार्च 22 एंड 31 मार्च 23। लास्ट ईयर आपके पास प्रॉफिट था 60,000 रुपीज, नाउ प्रॉफिट इज 65,000 रुपीज। तो इस साल जो मैंने प्रॉफिट अर्न करा है वो सिर्फ 5,000। तो हम डिफरेंस बिटवीन पीएल जो लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, वो 5,000 रुपीज है, ठीक है। अगर हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वो 4-5 चीजें गिवन होगी, तभी हम वो फॉर्मेट बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, वरना हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्वेश्चन में, सीधा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रख के। अब आगे क्या लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल। आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होती है, तो ये करंट एसेट के इंक्रीज डिक्रीज के अंदर जाए। फिर है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का पार्ट होता है, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमको पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा। अब ये 2,02,000 से 2,37,000 हो गया, तो इसका मतलब इस साल ट्रांसफर जनरल रिजर्व में हुआ सिर्फ 35,000 रुपीज। आगे क्वेश्चन में लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग विच इज करंट लाइबिलिटी, वेजेस प्रीपेड विच इज करंट एसेट, गुडविल। गुडविल रिटर्न ऑफ आप अगर आपको याद है तो वो एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर आता है। तो गुडविल आपकी 80,000 से 70,000 हुई, तो रिटर्न ऑफ कितनी हुई, 10,000 रुपीज। तो ये 10,000 रुपीज गुडविल रिटर्न ऑफ जाएगा आपका। फिर है कैश एंड बैंक बैलेंस, ये मैंने आपको बताया था कि ये इग्नोर हो। तो फटाफट से हम एक छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके अंदर ये सिर्फ 2 चीजें लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग पीएल एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस, और ऐड कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये 2 चीजें हैं बस। फिर हम यहां पर फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे ए पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप हेडिंग डाल लोगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। और जब हमने रीड करा था तो इसके लिए हमें सिर्फ एक ही चीज मिली थी, गुडविल। तो यहां पर गुडविल रिटर्न ऑफ आएगा, फिर इसे ऐड करके आप लिख दोगे ऑपरेटिंग
प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज करंट एसेट एंड इंक्रीज करंट लायबिलिटी, और लेस कर देंगे इंक्रीज करंट एसेट एंड डिक्रीज करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल है, अब ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं तो करंट एसेट इंक्रीज होती है तो ट्रेड रिसीवेबल माइनस में आएगा। जनरल रिजर्व वो हम यहाँ लिख चुके हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग इट इज करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी माइनस कर देंगे। उसके बाद है वेजेस प्रीपेड। प्रीपेड वेजेस आपकी करंट एसेट होती है और ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और ये इंक्रीज हो रही है तो ये भी क्या होगी माइनस, तो प्रीपेड वेजेस ये भी माइनस हो जाएगा। अब आप फिगर रखो और आंसर निकालो। देखो ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पीएल आपका है 5000, ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 35,000, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40,000 आ गया। उसके बाद हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रखा 40,000 रुपए, और गुडविल रिटर्न ऑफ बस एक ही आइटम है 10,000, तो 40 में 10 ऐड करा 50,000 आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कोई आइटम हमें गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम इस हेडिंग के आगे डैश लगा देंगे। अब तीनों चीजें जो हमें गिवन थी, चाहे वो करंट एसेट थी या करंट लायबिलिटी थी, वो लेस वाली थी। ट्रेड रिसीवेबल 4,000 से डिक्रीज हुए, आउटस्टैंडिंग सैलरी 18,000 से डिक्रीज हुए, प्रीपेड वेजेस 2,000 से इंक्रीज हुए, तो ये 26,000 रुपीज आपका आंसर आना चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट मेरे साथ रीड करो, ध्यान से करो बेटा, रीड छोड़ दो, देखो ध्यान से रीड करो। हमें कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। अब सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है। सबसे पहले देखो, जब भी कैश फ्लो क्वेश्चन आएगा आपको ईयर ध्यान से देखना है। अब ईयर हमें दे रखे हैं 31 मार्च 23 एंड 31 मार्च 24, तो ईयर सीधे ही है, तो पीएल हमारे पास 2 लाख से 3 लाख हो गया, तो डिफरेंस बिटवीन पीएल 1 लाख रुपीज, जैसे यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन पीएल 1 लाख रुपीज। फिर हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल। आप सबको पता है ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होती है, तो वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की हेडिंग के अंदर जाएगा अगर वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डेप्ट। देखो अब ध्यान से, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें डेप्रिसिएशन की सिर्फ एक ही फिगर गिवन होती थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन की प्रीवियस ईयर फिगर दे रखी है और करंट ईयर फिगर दे रखी है, तो हमें इसका डिफरेंस लेना है। अब प्रोविजन फॉर डेप्ट आपका लास्ट ईयर है 3 लाख और करंट ईयर है 3,20,000, तो डेप्रिसिएशन सिर्फ 20,000 रुपीज लिया जाएगा, जो यहाँ पर ऐड होगा एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल, यू बेटर नो इट इज अ करंट लायबिलिटी। फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी आपको पता है करंट एसेट होती है। अब गुडविल, आप सबको पता है गुडविल रिटर्न ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का पार्ट, तो गुडविल आपका 2 लाख से 1,60,000 हुआ, तो रिटर्न ऑफ हुआ 40,000 रुपीज, तो 40,000 रुपीज गुडविल रिटर्न ऑफ का है। उसके बाद है इन्वेंट्री, आप सबको पता है इन्वेंट्री करंट एसेट होती है और ये इंक्रीज हो रही है, तो ये भी इंक्रीज और डिक्रीज करंट एसेट का पार्ट है। तो फिर से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम यही बनाएंगे डिफरेंस बिटवीन पीएल, और इसमें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है अब इस क्वेश्चन के अंदर, तो अब आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो तभी बनाऊंगा ना अगर मेरे पास ये 4-5 चीजें गिवन, ठीक है, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तभी बनाना है अगर हमारे पास ये 4-5 चीजें गिवन। अगर वो हमें सिर्फ डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग पीएल क्लोजिंग पीएल दे दे तो उसके लिए मैं छोटा सा क्यों बनाऊं, टाइम वेस्ट होगा। अगर उसके अलावा ये भी चीजें गिवन है तब इसे बनाने का फायदा, वरना कोई फायदा नहीं। तो करते हैं क्वेश्चन।
तो सेम फॉर्मेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, इसकी हमें जरूरत नहीं है। इसका डिफरेंस बिटवीन पीएल हम सीधा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में रख देंगे 1 लाख रुपीस, ठीक है। उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ है हमारे पास, और एक यहां पर हमारे पास डेप्रीसिएशन। तो दो चीजें हमें गिवन है इस बार, डेप्रीसिएशन एंड गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखेंगे, और करंट एसेट करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज लिखेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कौन कौन सी गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है जो इंक्रीज हो रहा है, तो आप सबको पता है ये माइनस में जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये करंट लायबिलिटी है, ये इंक्रीज हो रही है, तो ये आपको पता है ऐड में जाएगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस, आपको पता है करंट एसेट है, डिक्रीज हो रही है, तो ये भी ऐड में जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। उसके बाद है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, तो ये माइनस हो। इनका फिगर रखो और खुद आंसर निकालो, ठीक है। तो अब हम इनकी फिगर रख देंगे। डेप्रीसिएशन हमारे पास है 20,000 रुपीज, गुडविल रिटर्न ऑफ है हमारे पास 40,000 रुपीज, वी गॉट 1,60,000। अब हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है जो इंक्रीज हो रहे हैं, तो 40,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे। फिर हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट आपका इंक्रीज हो रहा है 24,000 रुपीज, तो वो प्लस हो जाएगा, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है, ये डिक्रीज हो रही है, 14 से 12 हो गई, तो 2,000 रुपीज ये प्लस हो जाएगा। एंड इन्वेंट्री 40,000 रुपीज ये माइनस हो जाएगा, तो 1,06,000 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट है, इसके अंदर हमें दे रखा है सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस ईयर इज 5 लाख एंड करंट ईयर इज 3 लाख। तो अब मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया, मैंने लॉस कमाया, तो इसमें नेट लॉस है हमारे पास 2 लाख रुपीज। मतलब अगर हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं, तो वहां हमें नेट लॉस लिखना पड़ेगा, और ब्रैकेट में लिखेंगे आइटम को 2 लाख रुपीज। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, इट इज द अनदर नेम ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो ये हमारे पास 80,000 से 1,20,000 हो गया, तो वी ओनली टेक 40,000 रुपीज। और ये आपको पता है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर जाता है। जनरल रिजर्व, ये आपको पता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए यूज होता है। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट इज करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल, इट इज ऑल्सो करंट लायबिलिटी। प्रीपेड सैलरी, इट इज करंट एसेट। एंड गुडविल, गुडविल आपकी 20 से 15,000 हो गई, तो इट इज गुडविल रिटर्न ऑफ, एंड इट इज गोन अंडर एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। और ट्रेड रिसीवेबल इज करंट एसेट। अब आपको पता है कि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की सिर्फ दो चीजें गिवन, तो अब हम जब फॉर्मेट बनाएंगे तो हम फॉर्मेट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं सबसे पहले, और उसको कैलकुलेट करते हैं।
तो हम इसके बाद 3 लाइनें छोड़ेंगे बस, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम की, और जगह छोड़ के सीधा हेडिंग लिख देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब फिर हम ऐड की एक हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे डिक्रीज करंट एसेट एंड इंक्रीज करंट लायबिलिटी, और लेस की हेडिंग डालेंगे इंक्रीज करंट एसेट एंड डिक्रीज करंट लायबिलिटी, और जो हेडिंग की जिसकी चीज मिल रही होगी वहां रख देंगे। अब क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 5 लाख से 3 लाख हुआ, तो सीधा यहां रख देंगे 2 लाख नेगेटिव। ट्रांसफर टू जनरल, अब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको पता है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग के अंदर आता है, तो इसे यहां पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन। ₹40,000। उसके बाद है जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व यहां आता है 160 से 195 हुआ, 35,000 रुपीज प्लस का, तो ये 1,65,000 रुपीज आ गया माइनस का, और इसे यहां लिख देंगे नेट लॉस में 1,65,000 रुपीज। जनरल रिजर्व के बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी होती है, इंक्रीज हो रही है, तो यहां पर आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 16,000 से 24,000 हो गया, 8,000 रुपीज आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ट्रेड पेबल 75,000 से 91 हो गया, तो ट्रेड पेबल आपकी करंट लायबिलिटी होती है, ये इंक्रीज हो रही है, तो ये भी यहां पर आएगा ट्रेड पेबल 16,000 रुपीज। प्रीपेड सैलरी आपकी करंट एसेट होती है और ये डिक्रीज हो रही है, तो करंट एसेट डिक्रीज होती है, तो ये भी ऐड के अंदर आता है। प्रीपेड सैलरी, तो प्रीपेड सैलरी है 3,000 रुपीज। उसके बाद गुडविल, आपको पता है गुडविल एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर आता है गुडविल रिटर्न ऑफ 5,000 रुपीज। एंड नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है पर ये इंक्रीज हो रही है, तो ये लेस में आएगा, लेस इंक्रीज करंट एसेट एंड डिक्रीज करंट लायबिलिटी में ट्रेड रिसीवेबल लिख देंगे हम 30,000 रुपीज माइनस। अब इन्हें एडलेस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 165 माइनस का 45 प्लस का, तो 1,20,000 रुपीज आ। 16 प्लस 8 24 प्लस 3 27, माइनस का 3 कर देंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 120 है। सर ये माइनस का 1,20,000 आ रहा है और हम यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख रहे हैं, तो आप यहाँ ऑपरेटिंग लॉस लिखोगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट नहीं कमाया, हम लॉस पे, ठीक है। फिर इनको प्लस माइनस करोगे तो माइनस में ही आपका आंसर आएगा 1,23,000। देखो भाई ध्यान से, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे सब में प्लस में आंसर आ रहा था नीचे, इसमें माइनस में आ रहा है, तो इसमें हमारे पास कैश का फ्लो में इनफ्लो तो हुआ ही नहीं, हमारा तो नेगेटिव में कैश चला गया, तो इसको हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर नेगेटिव में आंसर आएगा तो हम कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखेंगे, ठीक है बेटा। देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट है, ये मैं आपको समझा रहा हूं और ये आपको खुद ट्राई करना है घर से। आओ क्वेश्चन नंबर 9 के डी पार्ट पे, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग 50,000। अब हमें प्रॉफिट दे दिया 50,000 रुपीज। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 20,000, तो डेप्रिसिएशन आपको पता है क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर। अब हमें नीचे पढ़ना है कौन सी करंट एसेट है, कौन सी करंट लायबिलिटी है, और नीचे करंट एसेट करंट लायबिलिटी के साथ वो हमें कोई एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की फिगर भी दे सकते हैं। अब कैश इन हैंड आपको पता है तो इग्नोर होता है, क्यों, क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है और ये डिक्रीज हो रही है, आपको पता है कहाँ जाएगी,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है ये एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का पार्ट है। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन है या रीट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन है, वो हम देखते हैं इसकी फिगर। अब हमें 5000 से 6000 हो गई तो क्रिएट हुआ है प्रोविजन, तो ये एक्सपेंस है तो ये ऐड हो जाएगा। फिर है ट्रेड पेबल, इट इज करंट लाइबिलिटी, इन्वेंट्री इट इज करंट एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इट इज करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट, एक्रूड इनकम भी करंट एसेट होती है और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है, करंट लाइबिलिटी, और बैंक ओवरड्राफ्ट आपका इग्नोर होगा। तो इनको एडलेस करके आपको आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर निकालना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी ऑफ एक्स लिमिटेड। क्रेडिटर्स क्या होती है, करंट लाइबिलिटी, डेटर्स करंट एसेट, बिल रिसीवेबल करंट एसेट, शॉर्ट टर्म लोन इग्नोर होता है। तीन चीजें लिखवाई थी करंट लाइबिलिटी की, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी हो सकता है, ये इग्नोर होता है। फिर है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये आपको पता है, ये क्रिएशन ऑफ प्रोविजन या रीट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन हो सकता है। इसे हम एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम के अंदर लिखेंगे। सर अगर हमें एग्जाम के अंदर याद ही नहीं रहा कि ये कौन सी चीज का हम प्रोविजन, तो करंट लाइबिलिटी भी होती है, क्या पता हम इसे वहां पर लिख दें, आपका आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, क्योंकि ऊपर प्लस नहीं हुआ नीचे प्लस हो गया, या ऊपर माइनस नहीं हुआ नीचे माइनस हो गया। पर एग्जाम के अंदर मार्क्स कटेंगे, क्योंकि जो हेडिंग जिसकी चीज है उस हेडिंग के अंदर ही जाएगा। अब देखो प्रोविजन 7000, इसमें ना साल उल्टे हैं, 10,000 से 7,000 हुआ है, तो ये रीट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन है, ये इनकम है, ये 3,000 रुपए माइनस होगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है, करंट लाइबिलिटी, पर ये इग्नोर होगा। क्यों, क्योंकि कुछ करंट लाइबिलिटी को हमें इग्नोर करना है, ये ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे उसमें लेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर है कंपनी इनकर्ड अ लॉस, अब नीचे 37,000 का लॉस दे रखा है, तो क्या हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कोई चीज गिवन है, नहीं, तो हम सीधा क्वेश्चन भी शुरू कर सकते हैं, सीधा लिखेंगे नेट लॉस 37,000 माइनस का, ठीक है भाई। देखो 37,000 नेट लॉस लिख देंगे हम माइनस का। फिर एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3,000, तो ये 40,000 माइनस का आ गया। अब क्रेडिटर आपकी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो 15,000 रुपए प्लस हो गया, डेटर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो 60,000 भी प्लस हो गया। बस एक करंट एसेट बिल रिसीवेबल इंक्रीज हो रही है तो 5,000 माइनस हो गया, तो हमारे पास 30,000 रुपीज प्लस का है। तो प्लस का अगर आएगा तो हम इस लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है भाई। तो आपका जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 है। इलस्ट्रेशन नंबर आपकी है 9, इलस्ट्रेशन 10। तो ये अभी तक हमने वो क्वेश्चन करे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो सिंपल थे। कल से हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का दूसरे टाइप से क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, बाय बाय।